नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर सुना था कि एक तरफ जहाँ पर अनिका, आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया, कविना लिशा, भूमिका और निखिल और रिया और लतिका के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में उन्हें वो उबला हुआ सब्जियां और वो सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर रेस्टोरेंट में जाते हैं। इधर आज दोपहर की प्रिपरेशन के लिए धनंजय आज पूरी ही फैमिली के लिए अपने हाथों से ही अच्छा सा खाना बनाते हैं, जिसकी खुशबू अभी इतनी ज्यादा थी कि उस खुशबू को सूंघकर सभी अब अपने कमरों से निकलकर वहां नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब रोहित को जब ये खुशबू पता चलती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, क्योंकि वो उनमें से एक डिशेज यहाँ पर आयशा मारवा की पसंद की थी। और अब वो सोचते हैं कि भले ही उसके पापा उसकी माँ से नाराज है, लेकिन आज भी वो उनकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखते हैं। इधर अब जब तक वो सब वहाँ पर पहुँच गए थे तभी अब धनंजय का ध्यान वहाँ पर चिराग और अब्दुल पर पड़ता है। अब रोहित उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, पापा ये मेरे टीम मेंबर हैं, ये मेरे लिए काम करते हैं। अब रोहित के इतना कहने के बाद अब धनंजय उनसे पूछते हैं, मॉर्निंग में तुम दोनों कहाँ गायब थे? इस सवाल पर वो दोनों अब रोहित की तरफ देखने लगते हैं और अब वो उसे इशारे में अब रोहित से पूछते हैं कि क्या सर हमें सच में उन्हें बता देना चाहिए कि हम मॉर्निंग में कहाँ थे? उन दोनों की आंखें जब रोहित की आंखों से पड़ती है तो उन दोनों की आंखों को पड़ते हुए अब रोहित नाव में ही अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित जानता था कि ये दोनों इंपीरियल ग्रुप के काम में बिजी थे और अभी वो अपने पापा को इंपीरियल ग्रुप के बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहते थे। अब तक एक एक करके सभी अपनी जगह पर वहां पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि उस खाने की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि अब वहां पर पहुंचे हुए किसी भी आदमी का अब वो और भी वेट नहीं कर सकते थे खाना खाए बगैर, इसलिए अब सब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो वहीं अब तक अनिका भी आकाश, मयूर और इन सब के साथ वापस से ही पैलेस में आ जाती है। ज्यादातर लोग तो सामने से ही गाड़ी में उतर गए थे, तो वहीं मयूर और निखिल अभी गाड़ी को पार्क करने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे ही वो सभी अब अंदर की तरफ आने लगते हैं तो सभी के ही नाक में अब धनंजय पीरामल के बनाई हुई डिशेज की महक पहुंच रही थी, क्योंकि जैसे ही वो पैलेस के अंदर इंटर हुए तो यहाँ पर पूरे के पूरे पैलेस में ही उस खाने की खुशबू इस तरह फैल चुकी थी, इसलिए अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए और अब उसकी महक अब उनके नाकों में आ रही थी। रिया और लतिका तो अब दोनों बस एक दूसरे के फटी हुई आंखों से ही देख रही थी, क्योंकि प्रिंसेस लतिका और रिया ये दोनों उन सबसे आगे थी। जैसे ही वो आगे अब यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास आई तो वो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तो रखी हुई वहां पर बहुत सारी ही डिशेज रखी हुई थी। अब कभी वो एक दूसरे को देख रही थी तो कभी अब वो दोनों अपने पेट पकड़कर अब अपनी मम्माओं को देख रही थी, क्योंकि वो दोनों तो रेस्टोरेंट में आज खूब पेट भर कर खाना खा के आई हुई थी, लेकिन इस खाने की खुशबू इतनी ज्यादा की थी कि अब वो दोनों भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी इस खाने को खाने से, लेकिन उनके पेट में अभी उस खाने को खाने के लिए जगह ही नहीं थी। इसलिए वो अब सवालिया नजरों से अपनी अपनी मम्मा यानी कि आलिशा और अनिका की तरफ देखती है। अनिका अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब डाइनिंग टेबल पर ही देख रही थी, क्योंकि अनिका को भी वहां पर देखकर एकदम से एक झटका सा लगा था, क्योंकि वहां पर सच में बहुत ज्यादा ही डिशेज थी। और अब वो आलिशा से कहती है, ये क्या है, किसी ने जादू किया है क्या? इस बात पर अब आलिशा कहती है, ये जादू किसी और का नहीं बल्कि मामा जी का ही लगता है, क्योंकि ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि मामा जी ही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये खुशबू आ रही है उसे देखकर तो मैं पक्का बता सकती हूँ कि ये खाना मामा जी ने बनाया है।
क्योंकि अब तो मैं इस खाने की खुशबू को देखकर ही बता सकती हूँ कि आज सुबह से ही वो हम लोगों से बहुत ही खुश हुए हैं, इसीलिए ही उन्होंने हम सब के लिए ये बनाया है। काश मुझे पहले पता होता कि वो हम लोगों से इतने खुश हुए हैं तो हम तो बाहर जाकर लंच करने का प्लान ही नहीं बनाते। मैं तो आज ऐसा लग रहा है कि अब मैं आज इस खाने को मिस कर दूंगी। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या मतलब है आलिशा तुम्हारा? इस बात पर अब आलिशा कहती है कि तुम बस एक बार मामा जी के हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट कर तो देखो अनिका, इसके बाद तो तुम्हें कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा, बल्कि फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब रिया भी कहती है, क्या सच में मासी दादू इतना अच्छा खाना बनाते हैं? फिर तो अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं अपने पेट का क्या करूं, क्योंकि मेरे पेट में तो इतनी सी भी जगह नहीं है। अब इस बात पर अब आलिशा भी कहती है, खुद ट्राई करो। और उन सभी को सामने इस तरह से खड़ा देखकर अब उधर धनंजय पीरामल कहते हैं, जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। क्योंकि ये चारों यहाँ पर अभी बात कर ही रहे थे, तभी धनंजय ने उन्हें टोकते हुए ये सब कहा। धनंजय की इस बात पर अब वो सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो तो खाना खाकर आ चुके थे। इवन उन्होंने तो लालच में इतना ज्यादा खाना खा लिया था कि अब उनके पेट में जगह भी नहीं थी। अब तक मयूर और निखिल भी गाड़ियों को पार्क करने के बाद अब यहाँ पर महल के अंदर आ जाते हैं। जब मयूर सामने देखता है तो वो सामने देखकर कहता है कि लगता है कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, क्योंकि ये तो वो पैलेस लग ही नहीं रहा है। इस बात पर अब रिया जवाब देते हुए कहती है, अरे नहीं मामू, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ये अपना ही पैलेस है। अब चलिए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, क्योंकि हम भी फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से हम सब फ्रेश होकर आते हैं। ये सुनते ही अब आकाश कहता है कि तुम्हें खाना खाना है। इस बात पर अब अनिका कहती है, खाना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं कल की मॉर्निंग कैसी होगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने आज ये खाना नहीं खाया तो फिर तो ये सब सोचना कि कल मॉर्निंग में हमें ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। अब अनिका की इस बात पर वो सब अब एकदम से हैरान होते हैं, क्योंकि ये बात तो वो भी अच्छी तरह से जानते थे। कुछ ही देर में वो सभी अभी फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं और वो सभी अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इधर करण गुलेरिया अब जब वहाँ पर सभी मौजूद होते हैं तो अब वो सभी से कहते हैं कि खाना शुरू करो, और हाँ कोई छोड़ना मत, वरना इतना टेस्टी खाना पता नहीं आप सबको कब मिलेगा। क्योंकि मैंने तो धनंजय के हाथ का खाना पहले भी खाया है, तो इसलिए मैं तो आज अपना खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अपने नानू की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, हाँ नानू, खाने की महक ही इतनी अच्छी आ रही है कि ना चाहने वाला भी अपने आप खाने के लिए टूट पड़ेगा। और आज तो मैं भी रिया की तरह ऐसा ही खाना खाऊंगा। कुछ ही देर में अब सभी खाने के थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपनी अपनी प्लेट में लेते हैं। जैसे ही अनिका एक बाइट लेती है तो उसे तो सच में खाना बहुत ही पसंद आता है, इसलिए अब वो अपने पापा धनंजय पीरामल से कहती है, अब आप ऐसा खाना कब बनाएंगे पापा? प्लीज प्लीज मुझे पहले से बता देना, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि जब भी आप ये खाना बनाने वाले हैं प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। अनिका की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, मोम, आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी हमने, उसे आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि यहाँ पर अनिका ने जैसे ही रिक्वेस्ट शब्द का नाम लिया तभी अब आर्यन को भी कुछ समझ में आया कि उन्होंने भी तो अपनी मम्मा को उन्हें कुछ बना कर देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। अब आर्यन की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, बेटा मैं आज ही बना दूंगी और कल मॉर्निंग तक मैं आपको वो मिल जाएगा जो आपने मुझे बोला है। अब इस बात पर अब तीनों ही बच्चे अनिका को थैंक यू कहते हैं। अब कुछ ही देर में वो सभी अब अपना अपना लंच फिनिश करते हैं। अब रिया अपने दादू से कहती है, दादू चलिए ना, मैं आपको फ़ोन चलाना सिखा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे तो आपको फ़ोन चलाना सिखाना था ना। सॉरी दादू, मैं सुबह आपको वो सब नहीं करा पाई, इसलिए चलो मैं अभी सिखा देती हूँ। अब रिया की इस बात पर अब धनंजय एक पल के लिए रिया की तरफ देखते हैं और फिर वो आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देखने लगते हैं,
क्योंकि जब रिया यहाँ पर पैलेस में नहीं थी तब धनंजय पीरामल ने तो आर्यन और अलेक्जेंडर से ही फोन को चलाना सीख लिया था। लेकिन अब वो जानबूझकर अब वो रिया से कहते हैं ओके बेटा क्यों नहीं, क्योंकि वो रिया क्या दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। हालांकि वो फोन चलाना अब अच्छी तरह से सीख चुके थे। अब वो इसलिए रिया को कहते हैं ओके बेटा। लेकिन अब वो करण की तरफ देखते हैं और अब वो करण की तरफ देखते हुए कहते हैं करण मुझे तुमसे कुछ काम था। अब करण धनंजय की ये बात सुनकर कहते हैं हाँ बोलो ना तुम्हें क्या काम था, भला दोस्तों को भी भला ऐसे पूछने की जरूरत होती है क्या। अब करण की ये बात सुनकर अब धनंजय कहते हैं क्या तुम मेरे फोन में कैलाश अधिकारी का नंबर सेव कर सकते हो क्या, क्योंकि मुझे कैलाश अधिकारी से भी बात करनी है। इस बात पर अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया भी यही सोचते हैं कि जरूर यहाँ पर उसके दोस्त को उसके ऊपर हेल्प करने में तरस आ गया होगा। अब वो जरूर उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर धनंजय कैलाश अधिकारी से बात करेगा तो फिर तो उसकी परेशानी जल्द ही सोल्व होगी और बच्चे से फिर वो सब मिल पाएंगे। इसलिए वो धनंजय पीरामल के फोन में अब इसी उम्मीद से अब वो कैलाश अधिकारी का नंबर वहां पर खाने की टेबल पर ही सेव कर देते हैं। अब तक आर्यन और अलेक्जेंडर ने भी अपने दादाजी को फोन और मैसेज करना अच्छे से सिखा दिया था। इवन इससे भी ज्यादा वो लोग अब तक उन्हें फोन चलाना सिखा चुके थे। अब तक एक एक करके सभी अब अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अब तक सभी का ही खाना फिनिश हो चुका था। यहाँ पर मयूर, आकाश, अनिका, प्रिंसेस लतिका, रिया और कवि नालिशा, भूमिका और निखिल, क्योंकि ये सब बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए बस वो सबकी नजर उन पर ना पड़े, इसलिए वो बस सबके साथ धीरे धीरे खाना खाते हैं। हालांकि उन्होंने पोर्शन बिल्कुल ही कम लिया था। अपने रूम में जाने के बाद रोहित अब अनिका से कहता है कि इंपीरियल ग्रुप में एक प्रॉब्लम आ गई है अनिका, तो मुझे इंपीरियल ग्रुप के लिए जाना होगा। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है क्या मैं भी चलूं मिस्टर मारवा, क्योंकि अगर ये बात इंपीरियल ग्रुप की है तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है नहीं अनिका, मैं वो सब संभाल लूंगा, और हाँ मैं एनी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन ये तो बताकर जाइए कि आप कब तक आएंगे, और वो आपने सभी को सरप्राइज के लिए कहा था ना, तो फिर उसका क्या, क्योंकि आप तो सभी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे थे ना, तो उसके बारे में क्या सोचा है। अब अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है अनिका वो सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। 4 दिन बाद तुम सभी को लेकर मैं सेंट्रल पेरिस में तुम 4 दिन बाद सभी को लेकर सेंट्रल पेरिस में आ जाना, मैं तुम लोगों को वहीं पर मिलूंगा। और हाँ तुम आकाश से कहना कि अपनी बीवी को मनाने की तब तक तैयारी कर ले, क्योंकि किंग, ब्लैक कैट और फ्रांस की रानी हम सभी कैलाश अधिकारी को वहां तक ला सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी को तो आकाश को खुद ही मनाना होगा, क्योंकि आकाश कितने दिनों से यहाँ पर पेरिस में है, इसलिए श्रेया का भी नाराज होना लाजमी है। और हम कैलाश अधिकारी को मना सकते हैं लेकिन हम श्रेया को नहीं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम पर्सनली आकाश से ये बात कहना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी कहती है कि आप बस उन सभी को वहां तक ले आइए, और मैं श्रेया और राजलक्ष्मी से बात करती हूँ कि वो सभी वहां पर आ जाएं, भले ही वो दोनों आकाश और मयूर से बात ना करें। वो क्या है ना कि मिस्टर मारवा, काफी वक्त के बाद हम सभी इस तरह से एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली में से जो भी यहाँ पर पेरिस में है कोई भी इस ट्रिप को मिस करे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए अनिका, बस मेरा परिवार खुश रहे, और हाँ एक सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए भी रखा हुआ है। ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता है, और अब रोहित अनिका को फोरहेड किस करने के बाद अब अनिका को अपने गले से लगा लेता है। अब अनिका भी रोहित को अपनी बाहों में कसकर भर लेती है, और अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा 4 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे, क्या आप अपना काम जल्दी फिनिश नहीं कर सकते हैं। अब अनिका की भी इस बात पर अब रोहित कहता है देखता हूँ अनिका, अगर हुआ तो क्यों नहीं, और फिर अब वो उसे बाय बोलकर अब वहां से जाने लगता है। जैसे ही रोहित अब जाने के लिए तैयार होता है तभी अनिका अब उसे कहती है मिस्टर मारवा अगर आप जा ही रहे हैं तो जरा वहां भी जाकर हमारी स्पेशल गेस्ट का हाल भी पूछ लीजिएगा।
कि हमारी वो स्पेशल गेस्ट कैसी है। अब ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक आंख मारती है। अब अनिका को इस तरह से उसकी तरफ आंख मारता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो अनिका, उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखा हुआ है और आगे भी ऐसे ही रखा जाएगा। अब रोहित अब अनिका को बाय बोलकर अब वहां से चला जाता है। तो वहीं अनिका भी अब लैब की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका को याद आता है कि उसके बच्चों ने उसे कुछ बनाने के लिए बोला था, इसलिए उसके बच्चों का दिया हुआ काम अब अनिका को भी पूरा करना था। और अब वो जल्दी से अब लैब के अंदर जाकर देखती है तो शायद वहां पर लैब में आज एनी ही थी ही नहीं, क्योंकि शायद आज ये पहली बार हुआ था कि एनी लैब में नहीं थी, क्योंकि रोहित ने उसे पहले ही बताया था कि वो एनी को साथ लेकर जा रहा है। एनी का अब जॉन से कहती है, जॉन इधर आओ और यहाँ आकर मेरी मदद करो, क्योंकि आज एनी नहीं है तो इसलिए मुझे मेरे काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जहां एक तरफ रोहित चिराग, अब्दुल और एनी के साथ अपने पैलेस के लिए निकल जाता है, क्योंकि जो पैलेस किंग का अलग से बना हुआ था वो उसी पैलेस के लिए निकलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यानी का भी लैब में बिजी हो जाती है। इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही बच्चों के रूम में थे, क्योंकि दोनों ही बच्चों के रूम में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इधर यहाँ पर बैठकर धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, करण, क्या तुम इस पैलेस के हर सीक्रेट रास्ते को जानते हो? मेरा मतलब है कि कौन इस पैलेस में आता है और कौन जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैं जानता तो हूँ इस पैलेस के सारे ही सीक्रेट रास्ते को। अपने नानू की ये बात सुनकर अब आर्यन जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अब वो वहाँ से उठकर अब सीधा ही अपने स्टडी टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पर स्टडी टेबल पर रखे हुए वो एक व्हाइट पेपर और एक पेन को उठाता है और अब उसे लेकर अब वो अपने नानू के पास आ जाता है। अपने नानू के पास आकर अब आर्यन एक रिक्वेस्ट करते हुए अब वो अपने नानू से कहता है, नानू ये लीजिए ये पेन और पेपर, क्योंकि इस पेपर पर आप जितने भी सीक्रेट रास्ते इस पैलेस के बारे में जानते हैं वो सारे ही बताइए, ताकि हमें भी अच्छी तरह से समझ में आए कि आखिर इस पैलेस में कहां कहां पर सीक्रेट रास्ते हैं। आर्यन की इस बात पर अब करण गुलेरिया अब आर्यन के हाथ से उस पेन को लेकर अब एक सीक्रेट रास्ते को उस कागज के ऊपर बनाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े बाबा दोनों ही अभी राजमहल में ही रह रहे थे, क्योंकि राजमहल के सारे ही रिनोवेशन का काम यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने अपने कंधों पर लिया हुआ था। इधर बूढ़े बाबा ही अब लेबर्स को सारे ही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उन्हें कहाँ पर क्या करना है, और वहाँ पर लगी हुई लेबर भी अब जल्दी जल्दी से अब अपने काम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में सरजी के फाइटर्स अब यहाँ पर इन सबको फाइट सिखाने के लिए आ गए थे, और वो इधर टेरेस पर अभी अपनी फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहीं अभी सौम्या उन फाइटर्स को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। सौम्या को ऐसे देखकर अब शीला कहती है, सौम्या तुम ठीक तो हो ना? तुम इन फाइटर्स को ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें ऐसे देखकर तो लग रहा है कि मानो तुम अपनी आंखों से कुछ रिकॉर्ड कर रही हो। सौम्या, मुझे तुम्हारा बिहेव कुछ अजीब क्यों लग रहा है? इस बात पर अब सौम्या कहती है, मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए। एनीवेज लेट्स गो, हमें भी इन फाइटिंग टेक्निक्स को सीखना चाहिए। क्योंकि सौम्या अब यहाँ पर सीधे ही उसे ये कहती है ताकि अब वो उसे दोबारा ऐसा कोई भी सवाल ना करे, क्योंकि जिस तरह से वो सवाल कर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सौम्या के ऊपर डाउट हो गया हो। इसलिए सौम्या ने भी अब सीधे ही यही कह दिया। वैसे अब सौम्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है, वैसे भी राजीव गुलेरिया अकेले ही उनसे सीख रहा है, इसलिए चलो हम भी जाकर उनके साथ सीखते हैं। ये कहते हुए सौम्या वहां पर उस फाइटिंग टेक्निक को सीखने के लिए वहां चली जाती है। यहाँ शीला अभी दमयंती से कहती है कि इतने महीनों तक अनिका के साथ रहकर ये कुछ बदल नहीं गई है। अब क्योंकि यहाँ पर
शीला मासी को अब सौम्या के ऊपर डाउट होता है, लेकिन वो यही सोचती है कि क्योंकि सौम्या अनिका की कैद में ज्यादा दिन रही है तो इसलिए ही शायद उसमें इतना चेंज आया हो। अब शीला की इस बात पर अब दमयंती देवी कहती है, तुम ना अब अपने दिमाग पर कम जोर डालो, क्योंकि तुम्हारी तो आदत हो गई है सभी चीजों को शक की नजरों से देखने की। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि सौम्या में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज है। यहाँ पर अब शीला और दमयंती ये बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि सामने से महेंद्र और अक्षय वर्मा इस तरफ ही आ रहे थे। उन्हें ऐसे आता हुआ देखकर अब शीला कहती है कि ये महेंद्र को क्या हुआ है। जैसे ही महेंद्र और अक्षय वर्मा उनके पास आते हैं तो अब महेंद्र वहां पर कहता है कि रानी साहिबा ने कुछ दिनों के लिए राजमहल को उस किंग के हवाले कर दिया है। अब राजमहल से जुड़े हुए हर डिसीजन को वो किंग ही लेगा। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब शीला कहती है कि लगता है कि ये आलिशा किसी काम की है ही नहीं। अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया है जो उन्होंने राजमहल को किंग के हवाले कर दिया है। अब तो कोई भी राजमहल के अंदर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एक हमने उसका किडनैप क्या किया तो वो तो लगता है अब सारे के सारे ही रास्तों को अब बंद ना कर दे, क्योंकि मुझे तो अब यही लग रहा है। क्योंकि जितने भी रास्ते अब वहां पर महेंद्र जानता था, अगर सोचो उन्होंने सच में वो सब कर दिया तो क्योंकि किंग तो हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखता है, बड़े ही ध्यान से हर एक काम को करता है। इसलिए जरूर अगर उसने किंग के हवाले राजमहल को किया है तो जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। अब शीला की ये बात सुनते ही अब महेंद्र कहता है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 30 साल पहले हुआ था, जब मेरी बहन रेवती ने राजमहल को उस मरे हुए किंग को सौंप दिया था। क्योंकि एक बार 30 साल पहले राजमहल को किंग के हाथों में सौंपा गया था और एक अब की बार सौंपा गया है। अदरवाइज यहाँ की रानी ही इस राजमहल को अच्छे से संभालती है। जब 30 साल पहले ऐसा हुआ था तो उसका नतीजा ये निकला था कि पूरे 2 साल लगे थे मुझे सारे ही रास्तों को जानने के लिए। इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रास्ते तो मुझे अभी तक भी पता नहीं थे। यहाँ महेंद्र की भी ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि अपनी किस्मत पर रोना बंद करो और अभी अपने आदमियों से कहो कि वो राजमहल पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि तुम्हें कितना साल लगे हैं और कितने नहीं लगे हैं उससे अब सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि हमें अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि अपने आदमियों को नजर रखने के लिए कहोगे तो फिर वो हमें वहां पर हो रही हर एक अपडेट को हमारे तक पहुंचाएंगे, और अंदर बाहर हो रही सारी ही अपडेट हमें चाहिए। अब इस बात पर महेंद्र कहता है कि यही तो शॉकिंग है ना, कि कोई बाहर से अंदर जा रहा है, ना तो कोई बाहर से अंदर जा रहा है और ना ही कोई अंदर से बाहर निकल रहा है। क्योंकि बात तो यही मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो भी कुछ उस पैलेस में हो, राजमहल में हो रहा है वो अंदर ही अंदर हो रहा है। मुझे तो वहां पर कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर अब ये सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी एक फाइटर ने अब उन्हें आवाज देते हुए कहा कि अगर तुम सभी की ही बातें खत्म हो गई हों तो तुम सभी अभी यहाँ पर आकर कुछ सीख लो, क्योंकि अगर विलेज मिशन भी फेल हुआ ना तो सर जी तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर हम पर भरोसा नहीं है तो पूछ लो महेंद्र से कि क्या हाल किया था उसके पापा का। वो फाइटर अब एक वार्निंग के साथ उन सभी को अपनी तरफ बुलाने की कहता है, और साथ के साथ वो कहता है कि महेंद्र, भूल तो नहीं गए हो ना तुम, ना धोखे और उस धोखे और उस लापरवाही की एक ही सजा है सर जी की डिक्शनरी में, वो तो तुम्हें अच्छी तरह से पता ही होगी। एक तो इस अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत की लापरवाही की वजह से हमारा प्लान स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को पता चल गया है। इससे पहले कि वो लोग हमें अपने प्लान में फिर से फंसाएं, हमें उन सभी को ही अपने प्लान में फंसाना है। याद रहे, हमें दिखाना कुछ और है और हमें करना कुछ और है, क्योंकि हमें बस उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो लोग हम तक पहुंच ना पाए। और उस फाइटर की ये बात सुनकर अब महेंद्र अपने ख्यालों में चला जाता है कुछ पल के लिए, लेकिन अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए महेंद्र कहता है, हम आ रहे हैं सीखने के लिए, तुम ज्यादा चिड़चिड़ मत करो, इस बार कोई भी लापरवाही नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहित के पैलेस में अनिका भी अपने रूम में ही परेशान घूम रही थी।
अनिका भी यही सोच रही थी कि अब वो अपने पापा को क्या जवाब अब अपने पापा को क्या जवाब देगी, और जब उसकी माँ को होश आएगा तो वो क्या कहेगी। मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे जो मुझसे बनवा रहे थे वो मेरी ही माँ को ट्रैप करने के लिए बनवा रहे थे, क्योंकि अगर मुझे पहले से थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा कोई भी डिवाइस उन्हें बनाकर ही नहीं देती। क्योंकि सच में ये बच्चों ने अब की बार जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि अब की बार तो बच्चों की मनमानी की हद ही हो गई है। काश बच्चों ने जब मुझसे ऐसी किसी भी डिवाइस को बनाने के बारे में बोला था तो काश मैंने भी उनसे तभी ही पूछ लिया होता, तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। मुझे भी इस बात के बारे में ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मुझे शक तो हो गया था कि बच्चे शायद अपनी नानी के बारे में कुछ जान गए हैं, लेकिन मैंने भी इस बात को कुछ ज्यादा ही हल्के में छोड़ दिया, जो मुझे नहीं छोड़ना था। इवन मैंने तो उनकी बातों में आकर उन्हें वो डिवाइस भी बना कर दे दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही नानी को इसमें ट्रैप कर लिया। ओह गॉड, मिस्टर मारवा कहाँ हैं आप? क्योंकि अब आपको जल्दी ही यहाँ पर आ जाना चाहिए। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मैं अब अकेले पापा के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं अब पापा का सामना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर पापा मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उन बातों का क्या ही जवाब दूंगी। वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया के रूम में स्वाति मल्होत्रा अभी बेड पर एक गहरी नींद में सो रही थी, तो वहीं तीनों ही बच्चे अभी अपनी नानी माँ को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तीनों बच्चे अब एक दूसरे को हाई फाई देते हुए कहते हैं, यस हमने ये कर दिखाया है ना दादू, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था हमारा प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। ये कहते हुए ही अब वो तीनों ही बच्चे अपनी खुशी मना रहे थे। वो सभी अब अपने दादू की तरफ देखने लगते हैं। अपने बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि कर तो दिखाया है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी इस काम को अंजाम दे देंगे भाई। क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी नानी माँ ने आपके नानू को और उसके बाद आपके दादू को चकमा दिया था ना, तो मुझे तो लगा था कि प्लान फेल हो गया। और आर्यन अपनी मम्मा को बिजी रखकर तुमने तो हमारी आधी प्रॉब्लम को ही सोल्व कर दिया है, क्योंकि सच में आधा काम तो तुमने ही किया है। अगर तुम अपनी मम्मा को उस समय बिजी नहीं रखते तो फिर तो आज भी हमारा प्लान फेल हो जाता, फिर आज भी तुम्हारी नानी हम सब के सामने नहीं होती। अपने दादू की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, दादू नानी माँ कब तक होश में आएगी अब? क्योंकि अब नानी माँ का होश में आना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है ना कि नानू मोम और डैड से नाराज हैं, और आपको तो पता ही है ना कि कल हमें फैमिली ट्रिप के लिए भी तो जाना है, और अगर हमें फैमिली ट्रिप के लिए जाना है तो सब कुछ नॉर्मल होगा, तो तभी तो हमें उस ट्रिप पर मजा आएगा ना। नहीं तो हमने जो प्लान बनाया था नानी माँ को सामने लाने का, उसका लाने का भी फिर क्या फायदा हुआ। अब रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अब इस मैटर में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि इन्हें कब होश आने वाला है। पता नहीं कल कोई अब पिकनिक के लिए जाएगा भी या नहीं, क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन हो रखी है उसे देखकर तो अब मुझे भी शक हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो तुम्हारे नानू अब तुम्हारे मोम और डैड से नाराज हैं, क्योंकि जब से उन्हें इस बारे में पता चला है तो अब मैं तो उनके बीच में मैं भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तुम्हारे नानू का पर्सनल मैटर है। इसलिए इसमें अब हमें चुप रहना ही सही होगा, क्योंकि अभी सभी एक दूसरे से बहुत ही नाराज हैं, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अपनी दादू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, दादू आप ही दादी माँ से फ्रेंडशिप कर लीजिए ना, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी तो दादी माँ से बात नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा है दादी माँ, सच में दादी माँ हमेशा से ही कैसे रहती हैं। मुझे तो दादी माँ के ऊपर बहुत ही दया भी आती है, इसलिए प्लीज हमारी रिक्वेस्ट सुनकर आप उनसे फिर से दोस्ती कर लीजिए। अब रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि बेटा इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत ही छोटे हो, और वैसे भी अभी ये टाइम नहीं है ये सब बातें करने का। इस वक्त तो हमारी विक्ट्री हुई है, हमें आपकी नानी माँ को इस पैलेस में हम सब ने मिलकर उसे अब पकड़ लिया है। और अभी तो हमारे लिए यही एक खुशी की बात है, अभी हमें बस इसी से खुश होना चाहिए। अब इतना कहने के बाद अब धनंजय के दिमाग में एकदम से कुछ आता है। वो कुछ देर के लिए तो कुछ सोचते हैं, लेकिन अब कुछ देर सोचने के बाद अब जब रिया उन्हें कहती है, दादू अब आप क्या सोच रहे हैं, अब बताइए ना हमें।
अब रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय फिर से कहते हैं कि मुझे तुम सबसे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? अब अपने दादू की ये बात सुनकर अब तीनों ही बच्चे हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। और अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि आपकी दादी को इसी तरह से ही पैनिक अटैक आते हैं क्या? अब इस बात पर अब आर्यन एकदम से कहता है, हाँ दादू, हमारी दादी को ऐसे ही पैनिक अटैक आते हैं, जबकि कई बार तो उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि कई बार तो उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दादी माँ डैड को लेकर टेंशन में रहती हैं। अब आर्यन की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं कि क्या हुआ है आखिर रोहित के साथ जब वो 5 साल का था? क्या वही वजह है क्या आयशा के मारवा हाउस छोड़कर जाने की जो मुझे माँ ने बताई थी, या फिर उसकी कोई और ही वजह हो सकती है जिसे सिर्फ आयशा ही जानती हो? क्योंकि जिस तरह से आयशा अब मुझे लग रही है वो जरूर कुछ ना कुछ तो छिपा रही है। और अनिका ने क्यों कहा था उस समय कि आयशा को तेज रफ्तार से डर लगता है? इन सब बातों के पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, मुझे वो सब जानना ही होगा।